हजार पर तो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, निफ्टी में इस समय जो रेंज चल रही है वो 24,500 25,000 की रेंज में निफ्टी फंस गया। 25,000 के ऊपर जाता है बार बार निफ्टी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। क्या पॉजिटिव खबरें खत्म हो गई हैं या नेगेटिव खबरों का अंत हो गया कि 25,000 पर तो टिकने की कोशिश कर रहा है? कम से कम हम अगर आज से एक सवा महीने पहले की स्थिति देखें तो 22,000 के आसपास थे हम। 21,700 की रेंज से हम रिकवर होते हुए 22,700 24,700 और 25,000 की रेंज तक पहुंचे हैं। तो ये सफ़र भी काफ़ी टफ रहा। अब आगे क्या ट्रिगर्स हैं, क्या कुछ खबरें हैं जिनका हमें आकलन करना चाहिए, किस तरह से हमें मार्केट के बारे में सोचना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से रूप देना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ मार्केट के दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम सर जुड़ चुके हैं। सुनील सर, थैंक यू वेरी मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। एज ऑलवेज सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि निफ्टी जो ये 25,000 तक आया है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक कि पॉजिटिव खबरें जो इसको 21,700 22,000 की रेंज से यहां तक लेकर आई। दूसरा कि जो नेगेटिव खबरें थी, क्या हम ये मान लें कि उनका अंत हो चुका है या पॉजिटिव खबरें भी अब थक चुकी हैं 25,000 पर आकर? अब नया फ्यूल, नई एनर्जी चाहिए मार्केट को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, बात वैसे नहीं है। बात ये हो रही है कि ये जो निफ्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस दोनों का इक्वल एक रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। क्योंकि अब ब्रॉडर मार्केट देखें तो वहाँ तो सपोर्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स। तो बात यह है कि इंटरनेशनली जो अनसर्टेनिटी अभी भी चल रही है, कि एक दिन खबर आती है कि रशिया यूक्रेन अभी बातचीत करने वाले हैं, फिर आता है कि इन्होंने अटैक कर दिया। सिमिलरली ट्रम्प के बारे में बोलते हैं, पॉज बोलते हैं, फिर बोलते हैं ये बोलते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट एक बोलता है। तो बहुत सी चीजें अनसर्टेन इंटरनेशनली होने के कारण, और वो जो यूएस का डाउनग्रेड जो हुआ उसके कारण मेरा मानना है कि इंटरनेशनली अभी भी अनसर्टेनिटी जारी है। और इसलिए एफआईएस जिन्होंने, जिनका हाथ था, जैसे आपने बताया 21,000 से 25,000 तक लेके आने में एफआईएस का वापसी का हाथ था जरूर। और वहां पे जो शॉर्ट टर्म एफआईएस आए थे, शायद वो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि माहौल अभी भी अनसर्टेन है आउटसाइड इंडिया का, राइट। वो एक बात है। खास करके आप देखें तो इसका रिजल्ट आप आईटी इंडेक्स में देख सकते हैं, जिसका अंडर परफॉर्मेंस विद निफ्टी बहुत बढ़िया है। क्योंकि आईटी एक दिलचस्प बात होती है एफआईएस के लिए, और वहां पे वो लोग थोड़े नाराज है उधर, बिकॉज ये जो क्रेडिट रेटिंग की डाउनग्रेड के कारण यूएस इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट की सोच रहे हैं, शायद आईटी के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो मेरा मानना है कि ये एफआईएस, ये न्यूज़ फ्लो, ये क्लैरिटी, 90 डे पॉज की बात, ये सब के लिए शायद इंतजार कर रहे हैं एक बहुत क्या कहूँ मैं, जबरदस्त तरीके से इंडिया में आने के लिए। वैसे तो इंडिया में खबरें अच्छी हैं, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जो एफआईएस की पुल आउट रही है, फिर भी मार्केट गिरा नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक डीआईआईएस जो अप्रैल तक एक्चुअली खरीदारी ज्यादा नहीं कर रहे थे, अब अप्रैल एंड की बैलेंसेस देखिए तो, इवन म्यूचुअल फंड की बैलेंस देखिए तो करीबन 25,000 करोड़ मार्च एंड टू अप्रैल एंड में बैलेंस बढ़ गया था कैश, यानी वो डिप्लॉय नहीं कर रहे थे। पर मई मंथ में मैं देख रहा हूं कि अभी म्यूचुअल फंड्स का डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया है, क्योंकि वो अर्निंग सीजन के अंत का इंतजार कर रहे थे। अब तो अर्निंग सीजन बिल्कुल खत्म हो गया, तो एक क्लैरिटी है, और वो गिने चुने सेक्टर को खरीद रहे हैं। तो इसलिए सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को उस 25,000 के लेवल से। अब उससे ऊपर जाने के लिए खास करके एक लार्ज कैप इंडियन इंडेक्स को एफआईएस की वापसी की जरूरी है, जरूर। वो जब तक उनको एक, और इंडिया में खबरें के लिए, और अभी देखिए आज शाम को आपको जीडीपी के आंकड़े आएंगे, अगले हफ्ते आरबीआई के अपने जो क्रेडिट पॉलिसी का मीटिंग है उसकी रिजल्ट आएंगे, और फिर हमारी जो बातचीत जुलाई 9 को 90 डे पॉज खत्म हो रहा है, क्या इंडिया कुछ बीटीए में प्रोग्रेस कर पाएगा उसके पहले, ये सब चीज थोड़ी उनको अनसर्टेनिटी दिलवा रही है, शायद उसके लिए वेट कर रहे हैं। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है ना, तो वापस एफआईएस का भी मैं वापसी देख रहा हूं, और तब मार्केट डेफिनेटली इस 25,000 को छोड़कर ऊपर जाने की सोचेगी। तो मेरे लिए ये शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन अराउंड 25,000 इतना वरीसम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो चीज मैंने बताई उसके अलावा जो भी चीज आए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, जैसे कि तेल के दाम में कटौती, या फिर जीएसटी के आंकड़े जो अप्रैल मंथ में 12% ईयर ऑन ईयर आ गए थे, इन्फ्लेशन की
घटना, 3% के लेवल पे सीपीआई। फिर आरबीआई ने भी दोनों तरफ, एक तरफ लिक्विडिटी का सपोर्ट दिया है, दूसरी तरफ डिविडेंड के थ्रू गवर्नमेंट के फिस्कल को भी सपोर्ट किया है। सो पॉजिटिव चीजें तो बहुत है, मगर और ये दो तीन चीज की क्लैरिटी मिल जाए तब मेरा मानना है कि एफआईएस जरूर वापस आएंगे। नेचुरली इंटरनेशनल सिनेरियो में भी एक क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि ये जुलाई 9 का जो मैंने डेट बताया, 90 डे पॉज का एंड, वो खाली हमारे लिए नहीं है। चीन को छोड़कर सभी देशों के साथ वो जुलाई 9 का 90 डे पॉज था। तो ट्रम्प की क्या हालचाल होगी, जुलाई 9 के करीब वो कुछ डील साइन करेंगे या पॉज को एक्सटेंड करेंगे, ये अनसर्टेनिटी जरूर मार्केट को हिला रही है। एक एफआईएस की थॉट प्रोसेस को एक मजबूती नहीं दिलवा रही है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी अभी भी सामने है। बिल्कुल सर, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस समय एक तरह से ग्लोबल ट्रिगर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आ चुके हैं मार्केट में, और वो प्राइस इन धीरे धीरे हो रहे हैं, और कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ अनसर्टेन है। तो वो अनसर्टेन जब तक पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बन जाते पूरी तरह से, तब तक मार्केट को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मिला हुआ है सर। लेकिन इस समय जो अब थोड़ी देर में जीडीपी चूँकि डेटा आ जाएगा, तो जो माना जा रहा है कि 6.4-6.5% Q4 का रहेगा, और पूरे साल का अगर हम देखें तो 6.4-6.5% की जीडीपी ग्रोथ इस साल के लिए रहेगी। लेकिन मैं पिछले 4 साल का डेटा देख रहा था, तो आफ्टर कोविड ये वाला जो साल है, ये सबसे स्लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ वाला साल देखने के लिए मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा, जो अब हम शुरू हो चुका है वैसे तो अप्रैल से, और अभी तक अब हम मई के एंड में बैठे हुए हैं, और जून की स्टार्टिंग शुरू होने वाली है। 2 महीने की एक्टिविटीज़ को देखते हुए और खबरों के फ्लोज को देखते हुए ये साल कैसा रहने वाला है ग्रोथ के लिहाज से इंडिया के लिए, और क्या कुछ उसका मार्केट मायने निकालेगा, किस तरह से मार्केट चलेगा? देखिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थोड़ा फ्लैट ही रहेगा। मैं क्यों ये मान रहा हूँ कि इस साल जो बीती हुई साल थी, वहाँ पे दो बहुत खराब क्वार्टर थे, यानी Q2 और Q3। Q2 में 5.4% गया था, और Q3 में थोड़ी रिकवरी हुई थी, मगर उसके कारण भी क्लियर थे। दैट इज, इलेक्शन के टाइम में गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स से अपना ध्यान हटाकर ज़्यादा रेवेन्यू में खर्चा किया। सेकेंड, इन्फ्लेशन शुरुआत में बहुत ज़्यादा थी। तो ये सब चीज़ें हमारी जीडीपी ग्रोथ को शायद उससे भी बेहतर आ सकती, पूरे साल के लिए नहीं आना दिया। मगर इस साल में क्योंकि टैरिफ की एक अनसर्टेनिटी है, वर्ल्ड की ग्रोथ में थोड़ी स्लो डाउन, अभी भी आईएमएफ के आंकड़े देखे तो 2.8% ही 2025 की ग्रोथ रेट क्या मान रहे हैं, फ्रॉम 3.3 अर्लियर। तो एक वर्ल्ड स्लोइंग वर्ल्ड में हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर थोड़ा तो दबाव आएगा। मानते हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारे लिए ज़्यादा शेयर नहीं है, हमारी ज़्यादा डोमेस्टिक है, मगर एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी की कम होने से नेचुरली वहाँ पे एक स्पिन ऑफ इफेक्ट दिखेगा। तो ज़्यादा मैं कहूँगा कि एक पॉजिटिव 6.5% की ग्रोथ प्लान किया था, मगर आईएमएफ का भी कहना है कि शायद वो 6.3 6.2 तक आ सकता है। मेरा मानना है कि ये 10 बेसिस पॉइंट्स की जो डिफरेंसेस है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि एक स्लोइंग वर्ल्ड में भी इंडिया 6% प्लस में ग्रो होगी, तो मार्केट के लिए वो कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपने मार्केट के बारे में पूछा, क्योंकि हर कॉर्पोरेट ने जो अर्निंग्स गाइडेंस दिया है इस क्वार्टर में, जो अर्निंग सीजन में, देख बहुत कंजर्वेटिवली दिया है, बहुत पेसिमिस्टिकली दिया है, क्योंकि उनको भी टैरिफ के अनसर्टेनिटी के कारण प्रोजेक्शंस एक ऑप्टिमिस्टिक तरह से कर नहीं पाए। तो मेरा मानना है कि ये जो आप कह रहे हैं ना, फ्यूचर ग्रोथ इवन 6.2 6.3 तक इस साल, आने वाले साल में आ गए ना, मार्केट उससे बहुत नाराज नहीं होगी, क्योंकि आज एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। तो ईयर ऑन ईयर शायद हमारी ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है, माने अप्रैल 25 24 25 और 25 26 में शायद वो सेम ग्रोथ रेट नहीं मेंटेन हुए। मगर जब वर्ल्ड की सिनेरियो ऐसी है और मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी एक नमी हुई है, तो उस चीज में मेरे लिए ये ग्रोथ का आना भी मार्केट के लिए वेलकम होगा। और जरूर मॉनसून अच्छी होगी, और ये सब चीज हमारे लिए पॉजिटिव बहुत सपोर्ट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए। मगर वर्ल्ड की स्लोडाउन के अंदर हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एकदम तेजी से ये 7% की ग्रोथ अचीव करें, वो थोड़ा मुश्किल है। 6.5 6.2 to 6.5 नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मार्केट भी वही एक्सपेक्ट कर रही है, और जितना हद तक वो कायम रहे वो मार्केट के लिए खुशी की बात होगी। बिल्कुल, तो मार्केट अगर
6.2, 6.4, 6.5 इस तरह की जीडीपी ग्रोथ इस फाइनेंशियल ईयर में जो स्टार्ट हो चुका है उतनी भी ग्रोथ दर्ज करा दे तो मार्केट शायद उससे भी खुश हो जाएगा, क्योंकि दुनिया भर की स्थिति कुछ इस तरह की है कि वो बड़ी ख़राब है। यूएस की अगर Q1 जीडीपी देखें जनवरी मार्च की तो नेगेटिव साइड पर आई है, 0.2% डिक्लाइन आया उनका। लेकिन सर एक चीज़ जो कि मैं देख रहा था, अप्रैल का कोर सेक्टर डेटा इंडिया का भी अच्छा नहीं आया। हालांकि ये केवल वन ऑफ है, 1 मंथ का है। केवल 0.5% की ही ग्रोथ देखने के लिए मिली एज़ कम्पेयर टू मार्च जो कि 4.6% थी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि कुछ एक सेक्टर्स जो थे जहाँ पर कि ग्रोथ आनी चाहिए थी वो डी ग्रोथ में हो गई। लाइक रिफाइनरी में डी ग्रोथ थी, फर्टिलाइज़र में डी ग्रोथ थी, नेचुरल गैस में डी ग्रोथ थी, पावर सेक्टर भी उतना अच्छा नहीं कर रहा, स्टील सेक्टर थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, कोल सेक्टर में थोड़ी बहुत ग्रोथ है 3.5% की, सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है। तो मतलब इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ग्रोथ का जो पहिया है अप्रैल मंथ में तो ज़्यादा नहीं अच्छा चला। मई का जब डेटा आएगा, जब और थोड़ी सी क्लैरिटी होगी तो धीरे धीरे करके Q1 हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का चल रहा है। अभी ऑटो सेक्टर डेटा भी आ जाएंगे 1 जून से। सर कैसे देख रहे हैं ये सारी चीज़ें कि जो इस तरह से जितना स्लो डाउन हम इंडियन इकोनॉमी में देख रहे हैं कोर सेक्टर से या दूसरे सेक्टर से, लगता है कि Q1 हमारा थोड़ा सा वीक साइड पर रहेगा? अप्रैल जरूर रहेगा क्योंकि ये नई साल है तो फर्स्ट मंथ में गवर्नमेंट की कैपेक्स ये खर्चा भी थोड़ी वक्त लगेगी शुरू करने में, बिकॉज पहले मार्च की नंबर्स को खत्म करें फिर अप्रैल। तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर से मैं पूरे साल का एक एक्सटेंशन नहीं करूंगा। थोड़ी समय दीजिए उसको, अप्रैल में जून देखेंगे इस क्वार्टर। तो मेरा मानना है कि सीक्वेंशियली क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अच्छा ही रहेगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। ये अप्रैल में जून वाली क्वार्टर में भी शायद वही मैं कह रहा हूँ कि एक टैरिफ की अनसर्टेनिटी के कारण कोई कॉर्पोरेट्स भी अपना कैपेक्स का प्रोग्राम डिले करेंगे, कोई प्रोडक्शन को डिले करेंगे, देखेंगे कैसे हो रही है। तो मेरे लिए ये अप्रैल महीने के आंकड़े लेकर पूरे साल का एक एक्सटेंशन करना अभी बहुत बहुत जल्दी होगा। इसको हमें इतना रीड नहीं करना चाहिए। आने पीएमआई एक इंडेक्स जो है मैं 62 देख रहा हूँ, कंपोजिट पीएमआई, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों की बहुत मजबूत है। तो पीएमआई एक ऐसी इंडिकेटर है जो फ्यूचर ग्रोथ को आपको एंटिसिपेट करती है। क्योंकि पीएमआई जो आपके निवेशक और दर्शक हैं उनके लिए मैं बताऊं कि परचेस मैनेजर इंडेक्स होता है कि हर परचेसिंग मैनेजर टॉप कंपनीज के उनसे पूछा जाता है कि पिछले महीने के कंपैरिजन में आपकी परचेसिंग रॉ मटेरियल ज्यादा है कि कम है। जब ये 50 के ऊपर कहती है यानी वो ज्यादा खरीद रहे हैं। कब ज्यादा खरीदेंगे? जब उनकी ऑर्डर बुक अच्छी है, राइट। तो ये आने वाले महीने में आपको मैन्युफैक्चरिंग डेटा में, सर्विसेज डेटा में दिखेगा। तो पीएमआई ऑल टाइम हाई में इनिशियल जो एचएसबीसी का पीएमआई डेटा का इनिशियल एस्टिमेट आया 62%, यानी 50% से बहुत बहुत आगे। तो जनरली इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड में होता है जब 50 के ऊपर है। अगर ये ट्रेंड दिखा रहा है कि आपको 58 से 62 बढ़ गया ना, तो मेरा इतना मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूं। अगर ये पीएमआई डेटा जो एक इंडेक्स होता है परचेसिंग मैनेजर्स का, फ्यूचर को अच्छी तरह प्रिडिक्ट करती है। मैंने पूरे अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि इसका एक अच्छा प्रिडिक्टिव वैल्यू है। तो इसलिए मैं बहुत नाराज नहीं हूं। ये अप्रैल मंथ को आप थोड़ा धीरे से रखिए, छोड़िए उसको, उतना डिटेल में एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल मई जून जैसे डेवलप होते हैं आपको ये सब क्लैरिटी होगी। मगर पीएमआई से मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये ग्रोथ जो आ रही है एक पॉजिटिविटी दिख रही है उसमें। ठीक है, अब सर कुछ सेक्टोरल बात करते हैं क्योंकि हमने देखा कि ये ग्रोथ जो आ रही है एक पॉजिटिविटी दिख रही है उसमें। ठीक है, अब सर कुछ सेक्टोरल बात करते हैं क्योंकि हमने देखा कि ये जो पिछला 1 महीना गया है, पूरा मई का महीना, ये डिफेंस सेक्टर के नाम गया है। भले ही नतीजे किसी के भी आ रहे हो, लेकिन डिफेंस शेयरों ने पूरी अपनी जो एक दिक्कतें थी सितंबर से जो चली आ रही थी वो पूरी कर ली। डिफेंस पर सर खर्च पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडिया में ही नहीं है, रशिया अपने रिस्क से चल रहा है, यूक्रेन चल रहा है, पूरा यूरोप अलग परेशान है। वहाँ चाइना के साथ कभी ताइवान की साइड पर प्लेन उड़ते हुए चले जाते हैं। भारत पाकिस्तान की टेंशन अलग चल रही है। मिडिल ईस्ट में अलग प्रॉब्लम चलती रहती है, इजराइल, हमास और दुनिया भर के देश, ईरान वीरान। मैं खर्चा देख रहा था सर, दुनिया भर में मिलिट्री खर्च यूएस में $997 बिलियन का है, चाइना में करीब $314 बिलियन का, इंडिया में भी $86 बिलियन का खर्चा होता है। सर कैसे देख रहे हैं ये खर्चा और बढ़ेगा
और इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होने वाला है भारतीय डिफेंस कंपनियों पर? जितनी तेजी इन शेयरों में आई थी उतनी ही नरमी इनके नतीजों में इस बार देखने के लिए मिली है। ज़्यादातर जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स या जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्लाइन होते हुए दिखाई दिए हैं इस क्वार्टर में। कैसे देखें सर डिफेंस शेयरों को? देखिए, डिफेंस की आउटलुक एज अ टॉप लाइन ग्रोथ बहुत बुलिश है। और उसका कारण है कि पहली चीज़ है, जो इंडो पाक की वॉर चली थी वहाँ पे जो भी हमने अपना ड्रोन्स या यूएवीज या मिसाइल्स को इस्तेमाल किया था, उसको रिप्लेस करने का करीबन 40,000 करोड़ का ऑर्डर गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, जो अगले 40-50 दिन के अंदर ऑर्डर्स रिलीज हो जाएंगे और 1 साल 1.5 साल के अंदर उनको बने। तो नेचुरली इनकी ऑर्डर जो भी डोमेस्टिकली ये जो, और ये ज़्यादातर आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो भी डिफेंस कंपनियों ने किया है, बोथ पीएसयू और प्राइवेट, इनका काम है। तो ज़रूर 1 साल 1.5 साल में इनकी जैसे जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है उनके नंबर्स अच्छे आएंगे। इसलिए पिछले क्वार्टर में जो नंबर अच्छी नहीं आई उसको भूल जाएं, बिकॉज मार्केट को पुरानी खबरें से कुछ संबंध नहीं होती है। जो हो गया रिजल्ट हो गया। आने वाले दिन के लिए फर्स्ट डोमेस्टिकली 40,000 करोड़ का एडिशनल ऑर्डर बुक उनको मिला है, जो पहले नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे मैंने आत्मनिर्भर भारत की बात उठाई ना, तो इसमें क्या साफ जाहिर हुआ है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टॉप क्लास है। क्योंकि जो भी पाकिस्तान के थे ऑफेंस और डिफेंस दोनों को हमने अच्छी तरह काउंटर किया। उधर तुर्की से उन्होंने ड्रोन लिया, चीन से उन्होंने लिए, अमेरिका से F-16 प्लेन लिए थे, ये सबको हमने काउंटर किया। यानी हमारी क्वालिटी ऑफ आवर डिफेंस की जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग की है उसका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला है। मैं क्यों इस चीज को बता रहा हूं, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अब इस पिछले साल में मैंने देखा कि करीबन 22,000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर थे, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक इसको 50,000 करोड़ तक लेके जाएं। तो सेकंड बात है कि ये ऑर्डर बुक कहां से आ रही है? अगल बगल की देश में, वियतनाम, एशिया, सभी जगह में ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। मगर जैसे आपने बात किया कि अभी यूरोप में क्या हो रहा है कि सब लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप का क्लियर है कि मैं यूएस के लिए सपोर्ट करूंगा, मैं नेटो का सपोर्ट शायद घट जाए, तो इसीलिए हर यूरोपियन देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रही है। अब वो बढ़ा रही है तो खरीदना है तो कहां से खरीदे? यहाँ पे इंडिया की जो अभी डेमोन्स्ट्रेटेड हुआ है ना, कभी नो हर मेड इन इंडिया को डाउट कर रहे थे, अरे आपको कहां से एडवांस टेक्नोलॉजिकल की बात करें, आप किसी की, आप सबकी मुंह बंद बोलती बंद हो गई है। अब तो इंडिया के लिए इन उन्होंने लिए, अमेरिका से F-16 प्लेन लिए थे, ये सबको हमने काउंटर किया। यानी हमारी क्वालिटी ऑफ आवर डिफेंस की जो भी हमने मैन्युफैक्चरिंग की है उसका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला है। मैं क्यों इस चीज को बता रहा हूं, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अब इस पिछले साल में मैंने देखा कि करीबन 22,000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर थे, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक इसको 50,000 करोड़ तक लेके जाएं। तो सेकंड बात है कि ये ऑर्डर बुक कहां से आ रही है? अगल बगल की देश में, वियतनाम, एशिया, सभी जगह में ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। मगर जैसे आपने बात किया कि अभी यूरोप में क्या हो रहा है कि सब लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप का क्लियर है कि मैं यूएस के लिए सपोर्ट करूंगा, मैं नेटो का सपोर्ट शायद घट जाए, तो इसीलिए क्योंकि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अब इस पिछले साल में मैंने देखा कि करीबन 22,000 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर थे, और गवर्नमेंट का प्लान है कि 2030 तक इसको 50,000 करोड़ तक लेके जाएं। तो सेकंड बात है कि ये ऑर्डर बुक कहां से आ रही है? अगल बगल की देश में, वियतनाम, एशिया, सभी जगह में ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। मगर जैसे आपने बात किया कि अभी यूरोप में क्या हो रहा है कि सब लोग अपना डिफेंस बजट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप का क्लियर है कि मैं यूएस के लिए सपोर्ट करूंगा, मैं नेटो का सपोर्ट शायद घट जाए, तो इसीलिए हर यूरोपियन देश अपना डिफेंस बजट बढ़ा रही है। अब वो बढ़ा रही है तो खरीदना है तो कहां से खरीदे? यहाँ पे इंडिया की जो अभी डेमोन्स्ट्रेटेड हुआ है ना, कभी नो हर मेड इन इंडिया को डाउट कर रहे थे, अरे आपको कहां से एडवांस टेक्नोलॉजिकल की बात करें, आप किसी की, आप सबकी मुंह बंद बोलती बंद हो गई है। अब तो इंडिया के लिए इन का ऑर्डर मिलना बहुत आसान है। इसलिए मेरा मानना है कि हमने यूके के साथ बीटीए साइन कर लिया, बट अभी यूरोपियन यूनियन के साथ बीटीए अभी बाकी है, और मेरा मानना है कि उसमें डिफेंस का एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा